नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट लेखपाल 2022 के लिए हम आपको मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत जीके जीएस के आज हम देखेंगे सेट नंबर 5 के प्रश्न। इसी सेट 5 के हमने हिंदी के प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना जो कि मिड डे मील है, उसका नया नाम जो है वो क्या कर दिया गया है? तो बताइए, प्रधानमंत्री पोषण योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, अटल रसोई योजना या कल्याण पोषण योजना, कौन सा इनमें से सही होगा? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये शुरू कब की गई। तो मिड डे मील जो है आपकी 1995 में जो है वो शुरू की गई। तो ये सन आपको जो है सबसे पहले याद रखना है, 1995। उसके बाद बात करते हैं इसका नया नाम क्या कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री पोषण योजना इसका नया नाम कर दिया गया है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि नैनो कण का आकार इनमें से किसके बीच होता है? 100 एनएम से 1000 एनएम, 0.1 एनएम से 1 एनएम, या 1 एनएम से 100 एनएम, या फिर 0.01 एनएम से 0.1 एनएम। बताइए कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो नैनो कण का आकार जो है वो आपका 1 एनएम से लेकर के 100 एनएम के बीच में होता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य जो है वो नहीं है? करेंसी का नियमन करना, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन, या देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली और प्रबंध। बताइए कि कौन सा इनमें से एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस अधिनियम के तहत स्थापना की गई थी रिजर्व बैंक की। तो सन आपका था 1934। ये जो है आपका अधिनियम था, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अधिनियम, सन मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ये अधिनियम था, आरबीआई अधिनियम 1934। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसके कार्य में अगर बात करें तो मौद्रिक नीति तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना, वित्तीय प्रणाली जो है उनका विनियमन करना, पर्यवेक्षण करना, साख का नियंत्रण करना, मुद्रा का जो लेन देन होता है उसका नियंत्रण करना, विदेशी जो धन होता है उसका प्रबंधन करना भी आता है, पर विदेशी व्यापार का नियमन करना नहीं आता है। तो आपका यहाँ पर व्यापार वर्ड यूज किया गया है, इसलिए बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, जो कि रिजर्व बैंक के कार्य में जो है वो नहीं आता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ जो है वो क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्टेंट ऑपरेटर सर्विस, या फिर इनमें से कोई नहीं। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ जो है वो क्या होता है? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो जो साइबर हमला होता है ना, उसमें हम कहते हैं डॉस की फुल फॉर्म में डिनायल ऑफ सर्विस। ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी अगर हम सीपीयू की बात करते हैं तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसकी फुल फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। और अगर बात करें डिनायल ऑफ सर्विस जो है इसकी, तो इसमें क्या होता है, कोई भी अपराधी, कोई जो नेटवर्क होता है ना, उसमें जो होस्ट होते हैं उनकी सेवाओं को अस्थायी रूप से या अनिश्चित काल तक के लिए जो है वो बाधित करके अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? आंसर की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही होगा। ये वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो उत्पन्न करने वाली गैस में आती है, और इसका जो स्तर है उसमें जैसे जैसे वृद्धि होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो विश्व तापन के नाम से जो है जानते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट आपने सुना होगा, तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो उसको हम देखते हैं इसके अंतर्गत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से किस जोड़े का मिलान जो है वो पूछा गया है सही नहीं है, गलत आपसे पूछा गया है? इबोला वायरस चेचक, जीव सांख्यिकी पहचान, उंगली छापन तथा आइरिस स्कैन, क्लोनिंग अनुवांशिक प्रतिकृति, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पैतृक या अपराधी की पहचान। तो कौन सा यहाँ पर जो है वो सही नहीं है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए पहला वाला यहाँ पर गलत है, जो कि लिखा है इबोला वायरस चेचक। तो इबोला वायरस आपका उससे चेचक नहीं होता है, ये आपका ए वाला यहाँ पर गलत है। चेचक जो है आपका वेरिओला नाम का एक वायरस होता है, उससे जो है आपका होता है। चेचक विषाणु से फैलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी और सारी चीजें सही है, जैसे जीव सांख्यिकी पहचान, उंगली छापन तथा आइरिस स्कैन, क्लोनिंग आनुवांशिक प्रतिकृति, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उससे पैतृक या अपराधी की पहचान की जाती है।
अगला देखते हैं आपका, इनमें से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? U-233, U-234, U-235 या फिर U-239? बताइए कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में जो है उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर बात करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला ये कि भारत ने 15 अप्रैल 1948 इसमें परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो है वो पारित किया था। परमाणु ऊर्जा अधिनियम डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये अधिनियम कब जो है वो आया था। उसके बाद ये जब अधिनियम आ गया था उसके बाद परमाणु अनुसंधान जो है उसी में और ज्यादा धीरे धीरे विकास होता गया। तो आपका एक सन था 10 अगस्त और सन आपका यही 1948 का। इसमें डॉक्टर भाभा थे। नाम अगर आपने डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी होगी तो इनका आवाज सुना होगा। डॉक्टर भाभा जो है इनकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर भाभा। कब किया गया था? तो 1948 में। पर अगर परमाणु ऊर्जा विभाग आपसे पूछा जाए, ये आयोग अलग है, पर अगर प्रश्न में क्या इस आयोग की जगह पूछ लिया जाए, आपसे विभाग पूछ लिया जाए, तब आपका आंसर जो है वो बदल जाएगा। क्योंकि जो विभाग था परमाणु ऊर्जा विभाग, इसकी अगर बात करें तो 1954 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग का जो है वो सृजन किया गया था। तो अंतर को समझिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा ऊर्जा विभाग, इस तरीके से क्या पूछा गया है। आंसर की बात तो कर ले हम इस प्रश्न के, तो ये आपका आंसर यूरेनियम 235 आपका सही होगा। ये यूरेनियम जो है वो समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में जो है उपयोग में लाया जाता है। अगला देखते हैं कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन है, मीथेन है, ब्यूटेन है, एसिटिलीन है? बताइए। बायोगैस जो संयंत्र होता है उसमें अगर आंसर की बात करते हैं तो मुख्यतः आपको मीथेन देखने को मिलती है। इसका प्रयोग घरों में खाना पकाने में भी होता है, प्रकाश की व्यवस्था करने में भी होता है। अगर भारत के कुल ऊर्जा की खपत की बात की जाए तो लगभग 40% खपत ग्रामीण क्षेत्र में ही इसकी आपको देखने को मिलती है। अगला देखते हैं आपका, इनमें से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग जो है वो किया जाता है? सिलिकॉन, सीरियम, एस्टेटीन या फिर वेनेडियम? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग जो है वो किया जाता है? सोलर सेल से एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था टॉपिक वाइज, जो शाम के 8 बजे हम आपका सुपर डेट के लिए करा रहे हैं कि इसका जो यूज होता है वो किससे किसमें परिवर्तन के लिए आता है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो सौर ऊर्जा जो है इसको ये परिवर्तित करता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन डायनेमो और वैद्युत मोटर से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो पूछा गया कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? आंसर की बात करते हैं तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सोलर जो सेल होते हैं ना, इनको सिलिकॉन बाउल से बनाया जाता है, तो इसी का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो है वो पॉलीमर नहीं है? ये आपको बताना है। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टम या पॉलीस्टायरीन? बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। कौन सा पॉलीमर नहीं है? पॉलीमर होते क्या है? पॉलीमर पदार्थ जिनके अणु आकार में बहुत बड़े होते हैं और जो सरल अणु होते हैं उनको हम अगर ब्रेक कर दें तो उनको हम जानते हैं मोनोमर के नाम से, उससे मिलकर बने होते हैं। या डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं कि जो पॉलीमर होते हैं छोटे छोटे सरल अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यूज आप देखेंगे तो सेलुलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबर आदि ये सब आपके किस में आते हैं? तो प्राकृतिक पॉलीमर में जो है वो आते हैं। इसमें से जो पूछा गया प्रश्न में कौन पॉलीमर नहीं है, तो आंसर की बात करते हैं इसमें से कैप्रोलैक्टम आपका जो है सही होगा, जो कि पॉलीमर जो है आपका नहीं है। कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक होता है, रंगहीन ठोस होता है और कैप्रोइक एसिड का साइक्लिक एमाइड के रूप में जो है इसको हम देखते हैं। बाकी आपके नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीस्टायरीन हो गया, ये सब आपके किस में आते हैं? पॉलीमर में जो है वो आते हैं। पॉलीमर को हिंदी में जो है वो बहुलक जो है वो कहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए? विटामिन ए, सी, ई या फिर के? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका विटामिन के यहाँ पर जो है वो सही होगा। विटामिन के आपका
खून का थक्का बनने के लिए जो है वो चाहिए होता है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, नाइक्रोम का, सीसा का, एल्यूमिनियम का। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, किसी का भी गलत नहीं होगा। एक सेकंड में आप आंसर सोच लिए होंगे। बिल्कुल आपका आंसर टंगस्टन जो है वो सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक जो बल्ब है उसमें फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? 320 से 400 एनएम, 200 से 280 एनएम, 280 से 320 एनएम या 400 से 600 एनएम। कौन सा इनमें से सही होगा? बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो 200 से 280 एनएम आपका सही होगा। किसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम आपसे पूछा गया था, सबसे ज्यादा होगी। अगला देखते हैं आपका कि जैव विविधता में परिवर्तन जो है वो होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है या फिर भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, या पृथ्वी पर एक समान रहती है, या फिर ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? जैव विविधता में परिवर्तन जो है आपसे पूछा गया है, होता है। तो सबसे पहले तो जैव विविधता होती क्या है? तो आप क्या कहेंगे कि पृथ्वी पर पादप, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों, इनकी अलग अलग जातियां पाई जाती हैं, और जीव जंतुओं में पाई जाने वाली जो विभिन्नता होती है, विभिन्नता या विषमता कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं जैव विविधता। तो जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं, ये बढ़ती जाती है जैव विविधता। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला आपका बैसिलस थुरिनजिनेंस का उपयोग पूछा गया है, जैविक खाद के रूप में, जैविक कीटनाशक के रूप में, रासायनिक खाद के रूप में, रासायनिक कीटनाशक के रूप में। कौन सा जो है इनमें से सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो बैसिलस थुरिनजिन्स जो है ये एक प्रकार का आपका होता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो है इसका यूज किया जाता है, इसके जीन का यूज किया जाता है जैविक कीटनाशक के रूप में। तो आपका बी वाला यहाँ पर जो है वो ऑप्शन सही होगा। इसके जीन के नाम की अगर बात करें तो क्या है? CRY1, ये इसके जीन का नाम है जिसका यूज जो है वो किया जाता है। अगला देखते हैं। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, वो स्थित कहाँ पर है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्थित है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इसकी स्थापना कब से हुई थी, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। तो ये स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2003 में। और कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय जो है आपका इलाहाबाद में है। तो आपका ए वाला सही हो जाएगा, जिसका नाम प्रयागराज हो गया है। अगला आप देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति जो है उससे संबद्ध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये किसने लिखा था? एबेसियस ने, मार्किस लफायेट ने, एडमंड बर्क ने, जोसेफ फाउनलेन ने। बताइए, जोसेफ फाउनलेन। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा इनमें से सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, एबेसियस जो है आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने जो है ये लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, और किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से जो है वो संबंधित है। अगला है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर डायनमो। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ये क्वेश्चन हमने देखा भी था कल वाली क्लास में, जो शाम के 8 बजे वाली चल रही। मैंने बताया था यांत्रिक ऊर्जा जब बात होती है तो उसको वैद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो आपको कौन बदलता है? तो डायनमो बदलता है। आपको मैंने एक बताया था पिक्चर किस प्रकार की, किस आकृति होती है। तो बस डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि दिन के समय जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण और नाइट्रोजन निकालते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो दिन के समय नॉर्मली जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वही हम लेते हैं। तो आपका ए वाला ऑप्शन ही यहाँ पर जो है वो सही होगा। पर रात के समय थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, तभी कहते हैं पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोया जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन देने के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कुछ पेड़ पौधे, इसलिए कहा जाता है। बाकी नॉर्मली आपका ए वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी या उसके भार में
वृद्धि होगी। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। भार पूछा गया है, मैंने बताया था क्या होता है द्रव्यमान का भार, क्या चीज लिखी होगी इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी पर से कहाँ लिया जा रहा है, चंद्रमा पर, और वो गुरुत्वाकर्षण मैंने बताया था कितना होता था, 1/6 होता था, इसलिए वो जाकर के जो भार है उसमें कमी आ जाएगी। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, उसके भार में जो है वो कमी आएगी। और ये 1/6 मैंने आपको बताया भी था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका, और ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे कि सल्फर का उपयोग जो है किस में होता है, डायनामाइट में होता है, बारूद में होता है, गन पाउडर में होता है, या फिर सभी में होता है। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो सल्फर का यूज इन तीनों में ही किया जाता है। आपका आंसर ये सभी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। लाइव टाइमिंग जो है आपके दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे की है। लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं आप। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी है अधिवृक्क, और डी ऑप्शन है थाइमस। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।